अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड ईयर का फ़िज़िक्स का। तो आप लोगों ने अगर अपनी कोर्स बुक्स नहीं ख़रीदी तो ख़रीद लीजिए, क्योंकि आज से ऑनवर्ड जो है वो रेगुलर क्लासेस आपकी होंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिला करेंगे। और फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपने पूछने हैं वो आप मुझे मैसेज सेंड कीजिएगा, और मैं उसके बाद जो है वो आपको फिर इसके रेलेवेंट आंसर जो है वो आपको ग्रुप में सबमिट कर दूँगी। तो हमारा जो लेक्चर 1 है, फर्स्ट लेक्चर है, वो कूलम्स लॉ के बारे में है। अगर आप अपना बुक का पेज देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें आपके पास जो भी हमने इस चैप्टर में हमने पढ़ने को मिलेगा उसकी सारी लिस्ट मौजूद है। तो जो उसमें नंबर 1 पे है वो है अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब कूलम्स लॉ। तो हम कूलम्स लॉ को ही आज डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, जो इस चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली इट इज़ द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। अगर आप देखें तो द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली स्टडी है उन चार्जेस की जो कि रेस्ट पर हैं अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। अब चार्जेस आपके पास क्या होते हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये डिफरेंट चार्जेस हैं आपके पास। और यही बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये इन चार्जेस को होल्ड करती है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस को बाइंड करती है, जिससे फिर एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है वो आपके सामने फॉर्म होते हैं। थोड़ा सा हम इसको मज़ीद डिफाइन कर लेते हैं। अगर हम देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक को अगर हम स्प्लिट करें 2 पार्ट्स में, तो इलेक्ट्रो एंड देन स्टैटिक। नाउ इलेक्ट्रो, जैसे कि नाम से इसकी जाहिर है, इट हैज़ समथिंग टू डू विद चार्ज पार्टिकल्स, यानी चार्ज पार्टिकल्स को डिफाइन कर रहे हैं। चार्ज पार्टिकल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, पॉजिट्रॉन्स है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस आपका बेसिकली, न्यूक्लियस में भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ये सारे आपके पास चार्ज पार्टिकल्स को डील करता है। और स्टैटिक का मतलब है रेस्ट पे, यानी रुका हुआ, जो मूव ना कर रहा। तो जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब ये है कि ये फोर्स है या तो अट्रैक्टिव फोर्स होगी या रिपल्सिव फोर्स होगी। बहरहाल अट्रैक्टिव फोर्स हो या रिपल्सिव फोर्स हो, लेकिन इट इज़ द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। So electrostatic is the branch of electromagnetics dealing with the effect of electric charges at rest। और जो इसका फंडामेंटल लॉ है, जो प्राइमरी या बेसिक लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वो आज हम पढ़ेंगे, जो कि है कूलम्स लॉ। या आपकी बुक में आप पेज नंबर अपना देख सकते हैं, कूलम्स लॉ। तो जो जो इस पेज में जिन जिन चीज़ों को डिफ़ाइन किया गया है, जो चीज़ें आपको समझाने के लिए इस बुक में, आपके इस पेज में जो जो चीज़ें आपको समझने के लिए ज़रूरी हैं, वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अच्छा, काइंड ऑफ चार्जेस, पहले इसको हम देख लेते हैं कि चार्जेस होते हैं कितनी इकसाम के हैं। तो हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। यानी पॉजिटिव चार्ज किसी भी बॉडी पे अगर हम कहें कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब है उस बॉडी में प्रोटॉन्स की तादाद इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। और अगर हम कहते हैं कि किसी भी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है, इट मीन्स कि उस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन से ज़्यादा है। और अनचार्ज से मुराद ये है कि उसमें इक्वल अमाउंट है प्रोटॉन्स की और इलेक्ट्रॉन्स की। अब ये भी आपके लिए आपको पता होना चाहिए कि एटम पे जो नेट चार्ज होता है, यानी ओवरऑल अमाउंट ऑफ चार्ज जो है किसी भी एटम में, चाहे वो सोडियम एटम है, जो भी आप एटम एक किसी भी एलिमेंट का ले रहे हैं, उस पे नेट चार्ज जो है वो हमेशा ज़ीरो होता है। क्यों ज़ीरो होता है? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद और प्रोटॉन्स की तादाद इक्वल होती है। दे हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड, सॉरी यहाँ पर न्यूट्रॉन्स, लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन्स होना चाहिए। यानी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद होती है वो इक्वल होती है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। तो जो मैग्नीट्यूड होता है, जो नेट चार्ज होता है किसी भी एटम पे,
वो ज़ीरो है। हम जानते हैं कि एक एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो ओवरऑल एक एटम पे जो नेट चार्ज होता है वो ज़ीरो होता है। प्रोटॉन्स जो है न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो कि ऑर्बिट के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक एटम के अंदर इंटैक्ट रहते हैं। किस वजह से कि प्रोटॉन्स जो है न्यूक्लियस में वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव। तो जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, ये जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्यों रिपेल करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे सिमिलर चार्ज होता है, तो लाइक चार्जेस जो हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सो अब आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी थी इस टॉपिक को समझने से पहले। तो लेट्स स्टार्ट कूलम्स लॉ। अच्छा, कूलम्स लॉ नाम से जाहिर हो रहा है, किसी साइंटिस्ट के नाम पे ये लॉ रखा गया और वो साइंटिस्ट बेसिकली कौन था? 14 जून 1736 को पैदाइश हुई थी। एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था और एक फिजिसिस्ट भी था। उसने बेसिकली कूलम लॉ जो है वो डिड्यूस किया अपनी मेजरमेंट्स की बेसिस पे। एक स्टेटमेंट दी, एक फार्मूला दिया, जिसको बाद में कूलम लॉ का नाम दिया गया। अच्छा, और इसके अलावा उसका बहुत सारा काम जो है वो फ्रिक्शन पर भी है। तो कूलम लॉ बेसिकली किस चीज़ से रिलेट है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पहले पढ़ भी चुके हैं। तो उसको बेसिकली उसने किस तरह से उस पर काम किया, ये हम आगे देखते हैं। अच्छा, कूलम लॉ की स्टेटमेंट को जानने से पहले, उसकी फार्मूला को और उससे रिलेटेड चीज़ों को जानने से पहले ये ज़रूरी है कि ये कूलम लॉ है क्या, ये क्या चीज़ हमें बताता है। यानी आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो डायरेक्ट स्टेटमेंट पे नहीं जाते, बल्कि पहले देखते हैं कि वो चीज़ हमें बता क्या रही है। तो बेसिकली इट क्वांटिफाइज the amount of electrostatic force that two charged objects exert on each other which causes an attraction or repulsion between them. अब ये क्या कह रहे हैं? सिंपल और आसान लफ्ज़ों में ये क्वांटिटेटिव नेचर बता रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, जो भी दो चार्जेस के दरमियान मौजूद होती है। अब क्वांटिटेटिव नेचर क्या है? क्वांटिटेटिव नेचर से मुराद ये क्वांटिटी से निकला है, यानी अमाउंट की अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि इस चीज़ का वेट जो है वो 2 kg है, तो ये अमाउंट बता रहा है, उसको न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर भी कूलम लॉ जो है वो क्वांटिटेटिव नेचर बताता है। किसकी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कितनी अमाउंट है, जो दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मौजूद है उसकी अमाउंट कितनी है। तो ये बेसिकली जो है वो कूलम्स लॉ ने अपनी स्टेटमेंट में इसको डिफाइन किया था। तो इट क्वांटिफाइज the amount of electrostatic force that two charged objects exert on each other, which causes an attraction or repulsion between them. अच्छा, अगर हम देखते हैं कि हमारे पास दो, अगर आप फिगर देखें तो दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, इनके दरमियान जो फोर्स है ये देखिए, दो सेम चार्जेस हैं, तो इनके दरमियान क्या है? फोर्स ऑफ रिपल्जन। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस हैं। और नेगेटिव चार्जेस हैं दो, तो उनमें भी जो फोर्स है वो फोर्स ऑफ रिपल्जन है, क्योंकि यहाँ पर भी जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन अगर आप थर्ड फिगर देखते हैं तो वहाँ पर आपके पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन आप कह लें, एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कह लें, तो दोनों बेसिकली इनमें जो डायरेक्शन है इन फोर्सेस की, इन चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि हमें पता है कि अनलाइक चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। अब हम आ जाते हैं कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट की तरफ फाइनली। तो डेफिनेशन बेसिकली इसकी क्या है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन टू चार्जेस इज directly proportional to the product of magnitude of two charges and inversely proportional to square of distance between them. अब हम अगर देखें कि इस लॉ को अगर हम दो हिस्सों में स्प्लिट कर दें, टू पार्ट्स में स्प्लिट कर दें, फर्स्ट पार्ट बताता है
ये बेसिकली हमें क्या बता रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्जन हो, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बता रहा है। और क्या बता रहा है, पहला हिस्सा बता रहा है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। ये पहला हिस्सा हो गया। अब क्या मतलब है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब है क्वांटिटी। हमने अपना स्केलर वेक्टर की फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था कि मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि यहाँ से मार्केट का जो डिस्टेंस है वो है 5 किलोमीटर, तो ये क्या हो गया, 5 किलोमीटर मैग्नीट्यूड है। या किसी भी चीज़ का वेट जो है वो लेट्स सपोज 50 kg है, तो ये उसकी अमाउंट बता रही है, उसकी क्वांटिटी बता रही है, तो इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं आम लफ्ज़ों में। तो बेसिकली जो भी आपके पास दो चार्जेस हैं जिनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन मौजूद है, उन चार्जेस का कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा। यानी अगर हम कहते हैं कि एक हमारे पास चार्ज है, उसका जो अमाउंट है उस पर जो आपका चार्ज है वो है Q1, और जो दूसरा आपके पास चार्ज है Q2, उस पर जो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास क्या है, Q2। दो आपके पास चार्जेस हैं और उनका मैग्नीट्यूड है Q1 और Q2। तो आपके पास बेसिकली उसके प्रोडक्ट के बराबर आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन होगी। यानी जो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्जन है, सिंपल लफ्ज़ों में कहूँगी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है आपके पास दो चार्जेस के दरमियान, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से क्या मुराद है कि एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, एक चीज़ कम होगी तो दूसरी भी उसी हिसाब से रिड्यूस होगी, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसी तरह से अगर मैं इसको मैथमेटिकली देखूं तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। जो दो चार्जेस थी उनका जो मैग्नीट्यूड था, एक का Q1 था दूसरा का Q2, उनका प्रोडक्ट के बराबर आपका जो है वो फोर्स होगी। और सेकेंड पार्ट आपका है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, जो दो चार्जेस हैं, लेट्स सपोज एक Q1 है और Q2 और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो R है, तो इसके इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, जो कि यहाँ पर मैथमेटिकली इस तरह से डिफाइन है। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल से क्या मुराद है कि एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, एक चीज़ अगर कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है, यानी एक दूसरे के ऑपोजिट बिहेव करेंगे। तो अगर यहाँ पर आप देखें कि R आपके पास फोर्स जो है, यहाँ पर फोर्स जो है वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को अगर मैं कंबाइन करती हूँ, यानी कि इन दोनों स्टेटमेंट्स को, यानी F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, तो फिर हमारे पास आता है F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये कंबाइन कर दिया। अब हमें पता है कि आपके पास जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करते हैं या हटाते हैं तो इक्वालिटी का साइन आता है, और इक्वालिटी का साइन जब आता है हमारे पास तो फिर हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट जो है वो इंट्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है वो आपके पास K है, K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और ये डिपेंड करता है कि चार्जेस जो हैं वो किस मीडियम में लाई कर रहे हैं, उनके दरमियान मीडियम क्या है, एयर है, वाटर है, वैक्यूम है, कोई हार्ड मटेरियल है, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो मटेरियल है जो एज अ मीडियम बिहेव कर रहा है दो चार्जेस के दरमियान, वो दो चार्जेस जिस मीडियम में लाई कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ पे इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की जो यानी K की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है। और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1/4πε0। आप अपनी बुक्स में भी इसको क्लियर देख सकते हैं। तो अगर हम इसको सब चीज़ों को कंबाइन करें, K की वैल्यू को भी पुट करें, तो आपके पास जो फाइनल कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स का जो फार्मूला आता है वो आता है 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब आपके पास 4π तो कांस्टेंट है। अब एप्सिलॉन नॉट बेसिकली क्या है, एक नई टर्म है यहाँ पर जिसको हम कहते हैं आपकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ
फ्री स्पेस। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है, ये हम बिल्कुल एंड पे इस टॉपिक के डिस्कस करेंगे। बहरहाल एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो आपके पास 8.85 इंटू 10⁻12। यहाँ पे यूनिट्स इसके जो हैं वो सही नहीं लिखे हुए, वो नेक्स्ट आपको स्लाइड में जो है वो मैं आपको इसकी वैल्यू एग्जैक्ट दिखा दूंगी। और 1/4 एप्सिलॉन नॉट यानी ये जो 8.85 वाली वैल्यू, ये जब आप इस फॉर्मूला में पुट करेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट में, तो इसका आंसर आएगा 9 इंटू 10⁻9। और इसके यूनिट्स भी होते हैं, तो ये ऐसा यूनिट में आपके पास बेसिकली इसको बताया गया है। आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, आपको स्टेटमेंट्स याद होनी चाहिए, आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए आपके फॉर्मूलाज, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1। अगेन उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रही हूँ दोबारा कि आपके पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, लेट्स सपोज आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, तो F जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो चार्ज है आपके पास पहला उसकी मैग्नीट्यूड की, जो कि Q1 है। देन अगेन इट इज़ प्रोपोर्शनल टू Q2 एंड इट इज़ अगेन प्रोपोर्शनल टू 1/r²। आर बेसिकली दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है, तो इसको कंबाइन किया गया है। ये फॉर्मूला आपके पास आया है कूलम कांस्टेंट की वैल्यू, और अगेन यहाँ पर यूनिट्स आपको दिए गए हैं। तो आप अगर देखें यहाँ पर लिख रहे हैं कि द क्लोजर टू चार्जेस आर द स्ट्रॉन्गर द फोर्स बिटवीन देम। आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रिलेशन क्या है डिस्टेंस के साथ, इनवर्स है। तो जितना आपका दो चार्जेस के दरमियान फासला कम होगा उतना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये उस चीज़ को डिफाइन कर रहा है कि दो चार्जेस जितने करीब होंगे उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो स्ट्रांग होगी। इसको मज़ीद इन्होंने यहाँ पे एलेबरेट किया। करीब हैं चार्जेस, इट मीन्स कि स्ट्रॉन्गर या ग्रेटर फोर्स है, और जितने दूर हैं उतनी ही फोर्स जो है वो वीक होती जाती है। यहाँ पर मज़ीद इस टर्म्स को एलिब्रेट किया गया है, डिफ़ाइन किया गया है। जो जो टर्म्स यूज़ हुई हैं कि आपके पास क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू यूनिट्स के साथ डिफ़ाइन की गई है। Q1 आपके पास पहला चार्ज है, उसकी Q2 आपके पास दूसरा चार्ज है, और चार्ज का यूनिट हमें पता है कूलम में होता है। D आपके पास दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है, मीटर्स के दरमियान मीटर्स में हो सकता है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, वट एवर द यूनिट विल बी। एफ आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और फोर्स हमेशा न्यूटन में डिफाइन होती है। और अगेन यहाँ पे के की वैल्यू जो है यूनिट्स के साथ, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यानी जो आपका परमिटिविटी कांस्टेंट है, परमिटिविटी ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो इसका मतलब है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पर जो मीडियम है वो क्या है, फ्री स्पेस है, या वैक्यूम भी आप कह सकते हैं। तो उसकी वैल्यू बेसिकली स्पेसिफिकली यहाँ पे डिफाइन की गई है। अब आ जाए नेक्स्ट पेज, अपने बुक की नेक्स्ट पेज की तरफ। तो बेसिकली यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो कूलम फोर्स है वो म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स से मुराद ये है कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, तो Q1 जो Q2 पे फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी, तो सिमिलर टाइम पे Q2 भी Q1 पे फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी। तो ये आपके पास बेसिकली म्यूचुअल फोर्स है। अब लेट्स सपोज हम कहते हैं कि आपके पास जो फोर्स है Q2 पे Q1 की वजह से, यानी दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। Q1 Q2 पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, जिसको हम डिनोट करते हैं F21 से। और सिमिलरली Q1 जो है आपके पास, उस पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है Q2 की वजह से, वो हमारे पास क्या है, F12। तो यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि F12 इज इक्वल्स टू माइनस F21। आप देख सकते हैं इक्वेशन 12.4। इसका क्या मतलब है कि दोनों फोर्सेस, यानी जो Q1 Q2 पे एक्सर्ट कर रही थी और जो Q2 Q1 पे एक्सर्ट कर रही थी, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है, यानी इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स एक दूसरे पे एक्सर्ट कर रहे हैं। लेकिन उसका जो माइनस साइन है वो ये शो कर रहा है कि उनकी जो दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। कि अगर आप फिगर में भी देख सकते हैं कि अगर आपके पास F21 की ये डायरेक्शन है, तो F12 की ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो ये चीज़ बेसिकली इस चीज़ को शो कर रही है। अब हम एक चीज़ जानते हैं, एक टर्म यहाँ पर हम पहले डिफाइन करेंगे, यूनिट वेक्टर।
यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जिस यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, लेकिन वो उसकी जो डायरेक्शन है वो स्पेसिफाइड वेक्टर की डायरेक्शन में होती है। यानी जिसका भी आप यूनिट वेक्टर ले रहे हैं वो यूनिट वेक्टर उस वेक्टर की डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने बात की कि F21 जो है बेसिकली वो आपके पास जो है वो फोर्स है जो कि Q1 Q2 पे एक्सर्ट कर रही है, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा R21। और अगर आप देखें फिगर में, फिगर 12.2 में, तो R21 की डायरेक्शन क्या है, R21 एक यूनिट वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन जो है वो F21 यानी फोर्स जिस F21 फोर्स जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में R21 की जो है डायरेक्शन है। तो बेसिकली F21 का जो यूनिट वेक्टर है वो R21 है और सिमिलरली F12 का जो यूनिट वेक्टर है वो R12 है। तो आपके पास यहाँ पर 12.5a और 12.5b में दोनों फार्मूलाज में पुट किया गया है। F21 और F12 को यूनिट वेक्टर्स के साथ डिफाइन किया गया है। अब यहाँ तक जो हमने टॉपिक डिस्कस किए है, इसके बाद जो नेक्स्ट अब हम इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और चीज़ हम डिस्कस करेंगे। हमने मीडियम की बात की थी कि आपका जो के है, के वैल्यू आपकी डिपेंड कर रही होती है, जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है के, उसकी वैल्यू आप पे डिपेंड कर रही होती है आपका जो मीडियम है दो चार्जेस के दरमियान। हमने फ्री स्पेस की बात की और उसमें जो फार्मूला यूज़ हो रहा था हमने उसको भी डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर ऑनवर्ड हम देखेंगे कि अगर हमारे पास फ्री स्पेस के अलावा कोई मीडियम है दो चार्जेस के दरमियान, तो फिर उस मीडियम का इफेक्ट क्या पड़ेगा आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे। लेट्स सपोज कि मीडियम कुछ भी हो सकता है, मीडियम आपका कोई भी इंसुलेटर हो सकता है, और इंसुलेटर को हम डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक बेसिकली इंसुलेटर ही है, यानी हमें पता है इंसुलेटर में क्या होगा, चार्जेस फ्रीली मूव नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो जब हम अपने मीडियम को, यानी कोई भी आपका इंसुलेटर, कोई भी डाइलेक्ट्रिक है, उसमें अपने दो चार्जेस को रखते हैं, तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो उन चार्जेस के दरमियान होगी, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्जन हो, वट एवर जो भी फोर्स हो, उस फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उस मीडियम के होने की वजह से। यानी अगर हम फ्री स्पेस वैक्यूम की जगह हम कोई भी मीडियम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जब भी हम कोई डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो हमेशा आपकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो रिड्यूस होगी बाय अ सर्टन फैक्टर, यानी हमेशा उसमें कमी आएगी बाय अ सर्टन फैक्टर विच इज, यहाँ पे बाय अ सर्टन फैक्टर विच इज कांस्टेंट फॉर द गिवन डाइलेक्ट्रिक। यानी जो भी आप डाइलेक्ट्रिक यूज कर रहे हैं उसकी एक ख़ास जो है उसकी कांस्टेंट वैल्यू होगी और उस सर्टन फैक्टर से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिड्यूस होगी। आम लफ्ज़ों में जब भी आप कोई डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ख़ास अमाउंट से जो है वो रिड्यूस होगी। और बेसिकली वो जो सर्टन अमाउंट या सर्टन फैक्टर हम कह रहे हैं जो कि कांस्टेंट होता है उस गिवन डाइलेक्ट्रिक के लिए, उसको हम कहते हैं, उस कांस्टेंट को हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। हमने पहले एब्सोल्यूट परमिटिविटी पढ़ा था, ये हमारे पास आगे है रिलेटिव परमिटिविटी। अब एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, ये हम आगे आपको डिफाइन करेंगे और इसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से। इसकी वैल्यू अगर आप पुट करें तो F इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। बिल्कुल पिछला फार्मूला ही फॉलो हो रहा है, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट के साथ इजाफा हो गया एप्सिलॉन आर का। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। अब बेसिकली इन्होंने कहा है कि हर डाइलेक्ट्रिक का एक अपना कांस्टेंट होगा, एक अपनी परमिटिविटी वैल्यू होगी। तो ये टेबल पॉइंट 2.1 इसको डिफाइन भी कर रहे हैं। अगर आप देखें तो वैक्यूम की जो परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी है वो 1 है, एयर की 1 से करीब करीब है। तो हम क्या करते हैं कि जब भी हमारा मीडियम एयर होता है तो हम उसको वैक्यूम ही कंसिडर करते हैं क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज़ करीब करीब हैं। यानी अगर आप कहें कि आपका मीडियम जो है वो फ्री स्पेस है यानी वैक्यूम है, या फिर आपका जो मीडियम है वो एयर है, तो हम इन दोनों के लिए एक ही एप्सिलॉन नॉट यानी जो आपका पिछला फार्मूला था उसी को हम यूज़ करते हैं। लेकिन इसके अलावा जितने भी आपके पास यूज़ होंगे, आप देखें टेफ्लॉन है, मिका है, ग्लास है, अमोनिया है, वाटर है, तो
इन सब की अपनी रिलेटिव परमिटिविटी वैल्यूज़ हैं जो कि कांस्टेंट हैं, इन सब की अलग अपनी अपनी वैल्यूज़ हैं जो कि उस डाइलेक्ट्रिक के लिए, उस स्पेसिफिक डाइलेक्ट्रिक के लिए कांस्टेंट वैल्यू है। अगर आप देखें तो वाटर की सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब है कि इसकी रिलेटिव परमिटिविटी सबसे ज़्यादा है। तो ये इसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अगर वाटर को हम एज अ मीडियम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो चार्जेस होंगे उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो सबसे कम होगी। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक जो है ये कंप्लीट होता है। अब हम इसको एक दो चीज़ें और हैं जो हम डिफ़ाइन करते हैं। ये अगेन वही चीज़ है आपके पास, कूलम्ब लॉ, F21 इज इक्वल टू माइनस F12। हाँ जी, एब्सोल्यूट और रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले परमिटिविटी क्या है, आपके पास प्रॉपर्टी है खास मीडियम की कि वो किस तरह से इफेक्ट करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जो कि दो चार्जेस के दरमियान पाई जाती है। तो नाम से जाहिर हो रहा है परमिटिविटी, परमिट से निकला है इजाज़त देना, यानी जो भी मीडियम होगा उसकी एक ख़ास परमिटिविटी वैल्यू होगी, यानी वो आपको इजाज़त देगा कि आप कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसके दरमियान से गुजर सकती है। तो परमिटिविटी बेसिकली इस चीज़ को शो करती है। तो सबसे कम परमिटिविटी वैल्यू अगर आप देखें तो वो आपकी आती है सबसे कम जो है वो वैक्यूम या फ्री स्पेस की है, आपने पिछले टेबल में देखा भी था 1 वैल्यू थी। तो इसका मतलब है कि इसकी परमिटिविटी वैल्यू अगर इसकी 1 है तो इसका मतलब है ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त देगा। और जितनी जिसकी ज़्यादा होती जाएगी, अगर आप इस टेबल को देखें तो वाटर की सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि ये सबसे कम इजाज़त देगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को अपने दरमियान से गुजरने की। तो the greater the value of permittivity of the medium placed between the two charges, the lesser will be the value of force existing between them. ये तो हो गया एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब आ जाते हैं इन दोनों का कंपैरिजन। एब्सोल्यूट परमिटिविटी को हम बेसिकली एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं और रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन आर से। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी जब भी हम एयर की बात करेंगे या वैक्यूम की तो हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी की बात करेंगे। एब्सोल्यूट परमिटिविटी इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई है और इसकी वैल्यू बेसिकली बाकी तमाम इंसुलेटिंग मीडियम की वैल्यू से हमेशा ज़्यादा होगी। जितने भी आपके पास अगर एयर है या वैक्यूम है तो उसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी की कोई वैल्यू है, तो बाकी अगर कोई भी मीडियम मौजूद है दो चार्जेस के दरमियान तो फिर उनकी वैल्यूज़ हमेशा एब्सोल्यूट परमिटिविटी ज़्यादा होगी। आपने ये टेबल में भी देखा है। और रिलेटिव परमिटिविटी रिलेटिव से जाहिर होता है कि हम किसी चीज़ से रिलेट कर रहे हैं। तो बेसिकली जो भी मीडियम है उसकी जो भी आपके पास परमिटिविटी वैल्यू है, लेट्स सपोज आपके पास टेफ्लॉन है या ग्लास है, तो ये एक मीडियम है आपके पास, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो इसकी कोई ना कोई परमिटिविटी वैल्यू होगी। तो इसको जब हम रिलेट करेंगे अपनी फ्री स्पेस की परमिटिविटी वैल्यू यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू से जब रिलेट करेंगे तो आपके पास उस टर्म को हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। और ये आपके पास फॉर्मूला है, इट इज़ इक्वल्स टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी इट इज़ द रेशो, ये रेशो है दो परमिटिविटीज़ की, किसकी, एप्सिलॉन बेसिकली क्या है आपके पास किसी भी जब भी कोई भी डाइलेक्ट्रिक आप जो है वो प्लेस करते हैं तो उसकी जो वैल्यू उसको हम एप्सिलॉन कह रहे हैं, और डिवाइडेड बाय जब हम उसको रिलेट कर रहे हैं अपनी फ्री स्पेस की वैल्यू से, तो इन दोनों की जब हम रेशो लेते हैं तो बेसिकली वो हमारे पास जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी आती है। यहाँ पे आपका लेक्चर जो है वो एंड हो रहा है, लेक्चर नंबर 1। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप पूछ सकते हैं, ग्रुप में जो है वो मुझे मैसेज कीजिएगा और मैं उसका आंसर जो है आपको ग्रुप में, बेशक ग्रुप में तो अलाउड नहीं है लेकिन आप मुझे सेपरेटली मैसेज कीजिएगा, मैं ग्रुप में उसका जो है वो कंबाइन में आंसर दे दूँगी। और आई होप कि ये जो लेक्चर है, ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी और प्लीज़ इसको जो है वो आप फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।